अस्सलाम वालेकुम जी। इब्तिदा है खुदा की ज़ात के नाम से। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुबान में रखे इस वबा के सिलसिले में। कोरोना वायरस की वजह से क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त टाइम चेंज हो रहा है और उस टाइम चेंज होने के अंदर कौन सा है वो क्लासेस का भी सिस्टम ऑनलाइन किया गया और उन क्लासेस के सिस्टम को ऑनलाइन करने की वजह जो सी थी, जो रीज़न थी वो ये थी कि आप लोगों का जो सा स्टडी का तरीक़ाकार है वो भी चलता रहे और स्टडी जो सी है वो भी चलती रहे और आपका कीमती वक्त जो सा वो भी ज़ाया ना हो। बहरहाल इंशाल्लाह आज जो हमारी डिस्कशन चलेगी ये इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट का एक और बहुत अहम टॉपिक है जिसके बारे में हमारी बात चलेगी। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट की ये वाली जो सी क्लास है ये एडीपी क्लासेस के लिए, आपका बीकॉम ऑनर्स के लिए, बीबीए के मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स के लिए हर लेवल के ऊपर जो सा है ये तकरीबन सारे के सारे लोगों के लिए जो सा है वो फ्रूटफुल होगी। मैं 12 दफ़ा अपनी पिछली भी वीडियोस में कई दफ़ा कह चुका हूँ कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी क्या कहते हैं चीज़ को पढ़ने के बाद, समझने के बाद किसी किस्म का मसला है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा जो सा है वो कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर उस कॉन्टैक्ट नंबर के ज़रिए जो सा है वो आपस में कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप उसको मेरे साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। आज का जो सा टॉपिक है वो बड़ी सिंपल से अगर बात करता जाऊं तो मैनेजिंग ऑपरेशंस है। इसको ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी कहा जा सकता है और ऑपरेशनल मैनेजमेंट ये होती है कि जिस वक्त आपने कारोबार को रन कर रहे होते हो उस रन करते हुए उसकी जो उनसे डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज होती हैं, डिफरेंट किस्म की जो उनसे चीज़ें होती हैं, उन तमाम की तमाम चीज़ों को रन करते हुए उसमें कौन कौन से फ्लॉज आ रहे हैं, कौन कौन से ड्रॉबैक्स आ रहे हैं, उन तमाम ड्रॉबैक्स को किस तरह से आप ओवरकम कर सकते हो और इनको मैनेज करना एक मैनेजर का काम होता है। और किसी भी कारोबार के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ऑपरेशनल मैनेजर होता है जो कि आपके किसी भी जगह पर आप ये समझ लो कि बैकबोन की हैसियत रखता है। और मैनेजमेंट का जो सबसे बुनियादी उसूल होता है वो ये होता है कि तमाम के तमाम कारोबार को आपने ऑर्गेनाइज करना है, प्लान करना है और मैंने पहले भी मेरे ख्याल से बोला था कि जब सारे के सारे कारोबार को आप देखते हो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसमें कारोबार का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो उसकी प्लानिंग होती है। प्लानिंग क्या है? तमाम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, तमाम चीज़ों को इकट्ठा करना। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन 4 बड़े फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। उन तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा करना और उनको जब इम्प्लीमेंट किया जाता है, उनको जब लगाया जाता है किसी भी कारोबार में, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो उसको क्रिएट करना होता है कि हाउ वी रन द बिजनेस। कारोबार को जिस वक्त आप रन करते हो, कारोबार को जिस वक्त चलाते हो, तो उस वक्त जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वो ये होती है कि यार जो चीज़ मैंने करनी चाहिए क्या वो वैसी हो भी रही है या नहीं हो रही। ये सारी की सारी चीज़ को हम जो है वो ऑपरेशनल मैनेजमेंट में देखते हैं। तो आज का जो उनका टॉपिक है वो इंशाल्लाह इस पूरे की पूरी चीज को कवर करेगा कि एक कारोबार के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक कॉर्पोरेशन के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका जो भी कारोबार के ऑपरेशंस होते हैं उनको किस तरह से देखा जाता है, किस तरह से डील किया जाता है और किस तरह से उसको तमाम की तमाम चीज़ों को रन किया जाता है। तो बड़ी सिंपल सी अगर बात करता जाऊँ तो ये चैप्टर नंबर 7 है जिसमें मैनेजिंग ऑपरेशंस आ जाता है और मेरे साथ आप लोगों का पहले भी इंट्रोडक्शन है मगर उनसे यूट्यूब के ऊपर मेरे साथ लिंक है उनको अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। मेरा नाम विकास चंद्र भट्टी है और basically I am from teaching department and I am मेकिंग द लेक्चर्स सिंस 15 years। ठीक है, और आपको तमाम की तमाम चीज़ों को सुनने के बाद, अगर पढ़ने के बाद मैं फिर दोबारा बोलता रहूँ तो आप लाइक और कमेंट करके इस चीज़ को मुझे बता भी सकते हो कि किसी किस्म की कोई इसमें यूजफुल आपकी सजेशन होगी तो इंशाल्लाह मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से करने की कोशिश भी करूँगा। अच्छा, आज का जो टॉपिक है इसमें सबसे पहले जो सी है वो बात दो चीज़ें आ जाती है कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑपरेशन होता क्या है। ऑपरेशन मीन कारोबार को करते हुए जो चीज़ हम ऑपरेशन कहते हैं उसको हम क्या डिफाइन कर सकते हैं। तो वो कहता है जी परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रैक्टिकल वर्क और ऑफ समथिंग इन्वॉल्विंग दैट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल्स और प्रोसेस। यहाँ पे एक वर्ड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो प्रैक्टिकल का।
अभी तक आपने जितनी चीजें की हैं, जैसे कि आप प्लान करते हो, आप कहते हो कि मुझे ये लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, आप तमाम की तमाम चीजों को देख रहे होते हो थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हो थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप ये देख रहे होते हो कि भाईजान ये वाली चीज मुझे चाहिए, तो उसको काम को, कारोबार को, ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करते हुए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, लैंड कहाँ पे होनी चाहिए, लेबर कितनी उस पर काम करना चाहिए। जैसे आपने एक छोटी सी शू फैक्ट्री भी लगानी है, तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, आपको लैंड कहाँ पे रखनी चाहिए, उस पर काम करने के लिए लेबर कहाँ पे होगी, उसके ऊपर कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन, ये कैपिटल कहते हैं उनको, सरमायाकारी कहाँ से होगी, और ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं तो उसको रन कैसे किया जाएगा। ये तमाम की तमाम चीजों को देखना, ये सारे का सारा प्रैक्टिकली करना, इसको ऑपरेशंस कहा जाता है। और जब आप उसको मैनेज करते हो, जो आपने सोचा होता है, तो उसको ऑपरेशन मैनेजर काम करते हैं। तो वो कहते हैं कि ऑपरेशन मैनेजर्स होते हैं पर्सन इन चार्ज, वो उस पूरी चीज के इंचार्ज होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं। और प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, प्लानिंग का मतलब होता है उसको थिंकिंग में देखना, प्रैक्टिकली करने से पहले पहले उसको काम करना, ये प्लानिंग होती है। और एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि जो चीज आपने प्लान की हुई है, क्या वो इंप्लीमेंट भी उसी तरह हो रही है या नहीं हो रही है, इस चीज को एग्जीक्यूशन कहा जाता है। ऑफ द रूटीन फंक्शन एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, आप ये समझ लो कि एक चीज जो सी आपने रिटर्न लिखी है, उसको जिस वक्त आप प्रैक्टिकली करोगे तो वो क्या उसी तरह से इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही, इस चीज को देखना ये ऑपरेशन मैनेजर का काम होता है। या फिर उस तरह से इंप्लीमेंट होनी चाहिए, ठीक है ना, उसको प्रैक्टिकली उस तरह का होना चाहिए, उसको हम जो है ऑपरेशन मैनेजर का काम होता है। मैं फिर दोबारा बोल दूं, ऑपरेशन क्या है, वो काम है, और ऑपरेशन मैनेजर वो बंदा है जो उस काम को करना पॉसिबल बनाता है, इंप्लीमेंट करवाता है। जब आप इन दोनों चीजों के बारे में बात कर लेते हो, तो नेक्स्ट चीज आ जाती है कि दो चीजों के ऊपर आपको और कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना पड़ेगा कि प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी क्या होती है। याद रखिएगा, प्रोडक्टिविटी दो चीजों का मजमूआ होता है। एक चीज इनपुट होती है तो उससे आउटपुट निकलती है। अगर बड़ी सिंपल सी बात करता जाऊं तो इकोनॉमिक्स में जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो ये कहता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए जो इनपुट है वो कितनी लगाई गई और उसके बदले आपको आउटपुट कितनी मिलेगी। ठीक है, इस चीज को देखना वो आपका प्रोडक्टिविटी कहलाता है। और मेरे ख्याल से अगर इनपुट्स की बात करता जाऊं तो वो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से डिफरेंट होते हैं, मगर मैंने पहले भी बात की कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और जब भी आप इन चारों को मिलाते हो तो तभी आपको प्रोडक्शन हासिल होती है। मिसाल के तौर पर आपने एक आटा बनाने की फैक्ट्री लगाई हुई है, तो वो जिस जमीन पे बनी हुई है वो लैंड है, उसके ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं वो लेबर है, और उसके ऊपर जो मशीनरी लगी है, जो इन्वेस्टमेंट लगी है, जो उसकी फैक्ट्री का स्ट्रक्चर बनाया गया वो कैपिटल है, और उसको चलाने वाला जो उनका नाम होगा वो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको ऑनर भी कहा जाता है, प्रोड्यूसर भी कहा जाता है, मैन्युफैक्चरर भी कहा जाता है। तो वो तमाम की तमाम चीजें जो उनसी हैं वो प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब यहाँ पे एक और चीज अगर बात करता जाऊं, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी जो उनसी है वो देखते हैं जिस वक्त आप, तो याद रखिएगा आपकी दो तरह की फैक्ट्रीज होती हैं, दो तरह के कारोबार होते हैं, दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है। एक ऐसा कारोबार जिसमें ज्यादा लेबर पे फोकस किया जाए, उसको हम लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं, अगर आपने फर्ज करें किसी जगह पे कोई इंडस्ट्री लगानी है, तो इंडस्ट्री के अंदर तो ज्यादा कैपिटल की जरूरत होगी, क्योंकि मशीनरी खरीदनी है, उसकी बिल्डिंग बनानी है, उस मशीनरी के लिए रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना, तो उसके लिए पैसे की ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी। मगर अगर आप बात करो जिस तरह एक फार्मर है, तो फार्मर में लैंड तो मौजूद होगी, मगर जितनी देर तक उसमें लेबर काम नहीं करेगी तब तक वो प्रोडक्टिविटी हासिल नहीं होगी। तो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जिसमें इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से किसी की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, किसी की कम होती है। ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें लेबर की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज कहा जाता है। मिसाल के तौर पर इसको प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर भी कहा जाता है। यूनिट ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय द सम मेजर ऑफ लेबर इनपुट्स, आपने कितनी इनपुट लगाई और उसके बदले आपको कितना आउटपुट मिला, इसी चीज को देखना प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है। यानी कि आपका एक मजदूर अगर 10 मन दे रहा है, दूसरा मजदूर के आने से वो 15 मन हो गई है, तो इसका मतलब है दूसरे मजदूर की 5 मन प्रोडक्टिविटी है। अब तीसरा मजदूर लगाने से वो 21 मन पे चला गया, तो इसका मतलब है तीसरे मजदूर ने 15 में से 21 यानी कि 6 का इजाफा किया, तो उसकी प्रोडक्टिविटी 6 है। अब ऐसी इंडस्ट्री को जिसमें लेबर के ऊपर इंटेंस किया जाता है उसको हम प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कहते हैं। उसके बाद दूसरी प्रोडक्टिविटी जिसको देखा जाता है वो कैपिटल प्रोडक्टिविटी है। कैपिटल प्रोडक्टिविटी मैंने अभी बोला, मशीनरी खरीदनी है, रॉ मटेरियल खरीदना है, लोगों की वेजेस पे करनी है, तो उसमें कैपिटल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ऐसी इंडस्ट्री को हम कैपिटल प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो आउटपुट पर यूनिट ऑफ वैल्यू बाय द फिक्स प्रोडक्शन एसेट, जिसको फिक्स कैपिटल कहा जाता है। याद रखिएगा हमेशा जो उनकी कॉस्ट होती है वो दो तरह की होती है, एक फिक्स कॉस्ट होती है और एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। एक ऐसी कॉस्ट, एक ऐसा खर्चा जो कि कारोबार की प्रोडक्शन बढ़ने से या कम होने से चेंज ना हो,
ऐसे खर्चे को फिक्स कॉस्ट का नाम दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करता जाऊँ, फिक्स कॉस्ट, अगर आप चाहे कारोबार चल रहा है या नहीं चल रहा है, अगर कोई बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है तो उसका रेंट तो देना ही देना है। अगर कारोबार चल रहा है या नहीं चल रहा है, अगर आपने कोई सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ तो उसकी करनी है। मगर कुछ ऐसी होती हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो वो भी बढ़ जाती है, और अगर वो कम होंगी तो वो कम हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूँ, रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को अगर आप ज्यादा परचेज करोगे तो तभी आपकी जैसे कॉटन परचेज करोगे तो कपड़ा ज्यादा बनेगा, गन्ना ज्यादा परचेज करोगे तो चीनी ज्यादा बनेगी, गंदम ज्यादा परचेज करोगे तो आटा ज्यादा बनेगा, लकड़ी ज्यादा परचेज करोगे तो फर्नीचर ज्यादा बनेगा। तो वो तमाम की तमाम कॉस्ट जो बढ़ने से बढ़ जाए और कम होने से कम हो जाए प्रोडक्शन के, उसको वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है। उसके बाद अगली चीज जो सी है, वो अगली बात जो सी है वो कर रहे हैं कि आपका वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनके जरिए आप अपनी प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल को देख सकते हो। प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल क्या, अगर बड़े सिंपल सी बात करता जाऊं तो प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल कहते हैं कि वो तमाम चीजें जो कैपिटल के तौर पर आप लगा रहे हैं उनकी एफिशिएंसी को देखना कि वो कितना लगा रहे हैं और उसके बदले आपको कितना मिल रहा है, इसको प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल का नाम दिया जाता है। देन वो जो बात कर रहे हैं वो अगली बात कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, अच्छा, कॉन्फ़िगरिंग द प्रोडक्शन सिस्टम का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपने जब भी कोई कारोबार करना होता है, जब भी आपको चीज चाहिए होती है, तो आपके पास वो कारोबार के अंदर किसी भी चीज को मैन्युफैक्चरिंग करते हुए कितनी तरह की आपको चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं या कितनी टर्न्स हैं उसकी, और उन टर्न्स का क्या मतलब है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन सिस्टम होता क्या है। तो वो कहते हैं एनी ऑफ द मेथड यूज्ड इन इंडस्ट्री टू क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द वेरियस रिसोर्सेज। आप लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन सारी चीजों को लगाते हो और लगाकर जो अल्टीमेट प्रोडक्ट बना रहे हो उस चीज को प्रोडक्शन सिस्टम कहा जाता है। जैसे गन्ना लगा के चीनी ले रहे हो, गन्नम लगा के आटा ले रहे हो, कॉटन लगा के कपड़ा ले रहे हो, तो जो कपड़ा है, चीनी है, आटा है, ये सारी चीजें क्या आपकी प्रोडक्शन सिस्टम का हिस्सा है। तो इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ सिस्टम। आपकी किसी भी जगह पे आपने ऑपरेशन मैनेजमेंट में याद रखिएगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो ये देखना होता है कि आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ता है कि प्रोडक्शन सिस्टम है क्या, और उसके बाद उस प्रोडक्शन सिस्टम में जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही है वो कौन कौन सी है। उनमें सबसे पहले वो कहता है जॉब शॉप। जॉब शॉप क्या है? A type of manufacturing process structure where the small batches of a variety of a custom product are made in a job shop process flow. Most of the production produce require a unique setup and subsequence of processing system. याद रखिएगा, आपको कोई भी एक ऑर्डर मिले, उस ऑर्डर के मुताबिक आप अपने आप को पहले अरेंज करो। ठीक है, जैसे आपको कोई प्रिंटिंग का या किसी कपड़े के ऊपर प्रिंट करने का ऑर्डर मिल गया, तो आप उसके लिहाज से सारी की सारी चीजों को पहले अरेंज करो और उसके बाद उसको जो है वो कहीं पे लगाओ, तो ऐसी चीज को जॉब शॉप कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें बाज़ ऐसा होता है कि आप पहले से कुछ प्रोडक्शन दे रहे होते हैं, तो आपके पास कुछ एक ऑर्डर आता है स्मॉल, जिसको कहा जाता है, इसको स्मॉल बैच ऑर्डर कहा जाता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल देता जाऊं, जब भी आप कोई कैंडी, बिस्किट्स या कोई भी चीज देखते हो तो उसमें एक चीज लिखी होती है बैच नंबर। वो बैच नंबर का मतलब है कि ये पूरी की पूरी चीज को प्रोड्यूस कब किया गया, उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट होगा, एक्सपायरी डेट होती है, उसके अलावा उसके ऊपर ये लिखा होता है कि ये कब तक बेस्ट बिफोर है, ठीक है, कितनी देर तक आप इसको यूज कर सकते हो, इसकी रिटेल प्राइस क्या है, एक्सक्लूसिव टैक्स, इंक्लूसिव टैक्स, सारा कुछ लिखकर ऊपर एक बैच नंबर लगा होता है या सीरियल नंबर लगा होता है। वो ये बता रहा होता है कि ये भाईजान अगर एक यूनिलीवर की कोई प्रोडक्ट आपने प्रोड्यूस की है, जैसे लेट्स सपोज हेड एंड शोल्डर का आपने शैम्पू निकाला है, वो बैच नंबर 29 के अंदर आया है, तो 29 नंबर बैच के अंदर उन्होंने 10,000 वो शैम्पू बनाया, तो वो 10,000 शैम्पू कहाँ कहाँ पे बिके हैं और उनको कहाँ कहाँ पे बेचकर कितना प्रोडक्शन हासिल किया गया है, कितना उससे पैसा हासिल किया है, ये सारा कुछ देखना उस बैच नंबर से आ जाता है। उसने बैच नंबर खाली एंटर करना होता है और उसके बाद उसका तमाम की तमाम आ जाती है कि वो कहाँ कहाँ पे और किस किस बंदे को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो वो कहते हैं स्मॉल बैच प्रोडक्शन क्या है? अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ स्मॉल प्रोडक्शन रन typically less than 500 units garment। 500 से कम यूनिट्स अगर आप रखो और 500 से कम की आप प्रोडक्शन लो, तो ऐसी चीज को कॉर्पोरेशन की लैंग्वेज में स्मॉल बैच प्रोडक्शन का नाम दिया जाता है। देन अगली बात जो कर रहे हैं ट्रेडिशनल प्रोडक्शन सिस्टम है। पहले जो आजकल तो हुआ है कि एक यूनिक सिस्टम आया हुआ है, एक न्यू सिस्टम आया हुआ है जो पुराने सिस्टम से हटकर है। आजकल का जो सिस्टम है उसमें सबसे पहले आपको ये चीज देखनी पड़ती है कि व्हाट डू यू मीन बाय द असेंबली लाइन प्रोडक्शन। ठीक है,
A manufacturing process often called a progressive assembly. Progressive assembly का मतलब होता है जिसमें आप एक ही लाइन के ऊपर एक चीज पे डिफरेंट स्टेप्स के अंदर मुख्तलिफ चीजों को परफॉर्म कर रहे हो। मिसाल के तौर पर आपने एक कटिंग डिपार्टमेंट रखा हुआ है, एक स्विंग डिपार्टमेंट रखा हुआ है, एक गारमेंट्स के अंदर डिफरेंट जो स्टिचिंग डिपार्टमेंट है वो रखे हुए हैं। तो वो एक ही चीज के ऊपर आप स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 कर रहे हो, तो इसको असेंबली लाइन प्रोडक्शन कहा जाता है कि एक लाइन के ऊपर आपके जो से वो चीजें सारी की सारी एक ही इनपुट है और उसमें डिफरेंट स्टेजेस के बाद वो चीज कंप्लीट होती जाएगी और उसको आप असेंबली लाइन प्रोडक्शन कहते हैं। उसके बाद एक होता है, एक तरफ से आप इनपुट दे रहे हैं, दूसरी तरफ से आउटपुट निकल रही है, आपको बीच में जो उनसे कोई स्टेप 2 स्टेप 3 नहीं करना पड़ता। जैसे कि पिछले वाले में मैंने बताया कि पहले आपने कटिंग की, उसके बाद वो अगले डिपार्टमेंट में गया जहां पे उसको स्टिचिंग किया गया, स्विंग किया गया, उसके बाद उसको अगले डिपार्टमेंट में रखा गया जहां पे उसको पैक किया गया। तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट है, मगर अगर एक ही मशीन में एक ही दफा में एक ही चीज को डालूं और वो पैक और रैप होकर निकले तो उसको कंटिन्यूअस फ्लो प्रोडक्शन कहा जाता है। तो कहते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस और अ कंटिन्यूअस फ्लो प्रोसेस बिकॉज द मटेरियल आइदर ड्राई बल्क और फ्लूइड्स that being processed are continuous in motion। मैं अगर बड़ी सिंपल से इसकी एग्जांपल देता रहूं, आपका एक बिस्किट प्लांट है ना, तो उस बिस्किट प्लांट में सारा कुछ मिक्स करके एक ही दफा में डाल दिया जाता है, जिसमें से बिस्किट बन के बीच में बेकिंग होकर उसके बाद उसको अलग अलग पैकिंग करके आखिर में डब्बों में डाल दिया जाता है। तो वो एक ही फ्लो के ऊपर सारा कुछ चल रहा होता है, तो उसको कंटिन्यूअस फ्लो प्रोडक्शन कहा जाता है। और अगर अलग अलग डिपार्टमेंट में उनको अलग अलग जाकर फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो उसको असेंबली लाइन प्रोडक्शन का नाम दिया जाता है। उसके बाद आगे वो जो बात करें वो कहता है जी प्रोडक्शन सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉस्ट। याद रखिएगा, मैंने अभी बड़ी सिंपल सी बात की कि आपको इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को बताने का, जिसमें हमने बात की कंटिन्यूअस फ्लो की, असेंबली लाइन की, स्मॉल बैच की, जॉब शॉप की, ये सारे के सारे उसके मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज है, मुख्तलिफ टाइप्स हैं। उनको हमने पहले समझा कि वो सारी के सारी अलग अलग हैं क्या, मगर इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो ये होती है, आपने दो तरह की स्केल के ऊपर प्रोडक्शन देनी होती है। एक होती है लार्ज स्केल पे, एक होती है स्मॉल स्केल पे। अगर तो आप किसी बड़े पैमाने पर चीज को प्रोड्यूस करो, बड़े पैमाने पर चीज को बनाओ, तो उसको हम जो है नाम देते हैं लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, और जब उसको छोटे पैमाने पर किया जाए तो उसको हम कहते हैं स्मॉल स्केल। मगर याद रखिएगा, एक मशीन में चलना तो एक ही दफा में है, मगर उसके ऊपर आप जब ज्यादा से ज्यादा कटिंग के लिए मटेरियल डालो, ज्यादा से ज्यादा जो वो चीजें लगाओ और उसके बाद उससे प्रोडक्शन ज्यादा लो, तो ऑटोमेटिकली आपको लेबर की कॉस्ट भी वही पड़नी है, आपको मशीन की कॉस्ट भी वही पड़नी है, इलेक्ट्रिसिटी की भी कॉस्ट वही पड़नी है। तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सी है वो चीज सस्ते में बनकर तैयार हो जाती है। जैसे एक बड़े सिंपल से एग्जांपल दे दूं, आपकी एक ही क्लास के अंदर अगर 10 स्टूडेंट पढ़े हैं तो तब भी पंखा आपका वही चलना है, आपका व्हाइट बोर्ड का खर्चा वही होना है, मार्कर का डस्टर का खर्चा वही होना है, टीचर भी कॉस्ट वही है। मगर अगर वहीं पे 10 की बजाय 20 लोग बैठ के पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, प्रॉफिट आपका मैक्सिमाइज हो जाएगा। और अगर वो 10 से 5 रह जाता है तो कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के अंदर अगर बड़ी सिंपल सी बात करूं तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं अपनी चीज को बड़े पैमाने पर पैदा करके कम से कम रेट के ऊपर पैदा करना और मैक्सिमम प्रॉफिट भी बेचना, इस चीज को इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर कॉस्ट एडवांटेज एंड repeat by the companies when production become efficient। efficient production तब होती है, मैं दोबारा बोल दूं, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आपकी प्राइस ज्यादा से ज्यादा रखूं और कॉस्ट आपकी कम से कम रखूं, तो इसको आप क्या कहोगे? कॉस्ट मैक्सिमाइजेशन, सॉरी इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहा जाएगा। अब लर्निंग इफेक्ट क्या है? कॉस्ट सेविंग द दैट कम फ्रॉम लर्निंग बाय डूइंग। आप डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस ला, जैसे कि नीचे पहली फिगर के अंदर भी दिया हुआ है डिफरेंट आपको 4 कॉन्सेप्ट्स बताए जिनमें कंटिन्यूअस फ्लो है, पहले असेंबली लाइन है, स्मॉल बैच है, जॉब शॉप है। आप इन चारों में से किसी भी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करो और इस्तेमाल करने के बाद आप उस चीज के ऊपर ये देखो कि इन चारों में से स्मॉल बैच की शक्ल में आपकी कॉस्ट कम से कम आ रही है, जॉब शॉप की शक्ल में कम आ रही है, असेंबली लाइन की शक्ल में, या फिर कंटिन्यूअस फ्लो की शक्ल में। जो इस पॉलिसी के तहत आपकी कॉस्ट मिनिमम आ रही होगी, आप उस नई टेक्नोलॉजी के ऊपर इंप्लीमेंट कर देंगे। आपको वही चीज क्या कहलाएगी? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉस्ट कहलाती है, और यही चीज उनसे वो लर्निंग इफेक्ट होता है। लर्निंग इफेक्ट में एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, इन चारों कैटेगरीज में से आप सारी की सारी चीजों को यूज करो और ये देखो कि अपने लिए मिनिमम कॉस्ट किस चीज में है। आप जॉब शॉप करोगे तब आपके लिए मिनिमम है, स्मॉल बैच हो तब आपके लिए मिनिमम है, या फिर असेंबली लाइन की शक्ल में, फिर यहाँ कंटिन्यूअस फ्लो की शक्ल में। इन तमाम चीजों को देखना और देखकर अपने मुल्क वो क्या कहते हैं कॉर्पोरेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए नई टेक्नोलॉजी को लेकर आना, नई प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना, इस चीज को हम क्या नाम देते हैं? न्यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट वो जो बात कह रहा है
बाज़ का ऐसा होता है कि आपने अपने जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसके अंदर ये इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखी होती है कि आपको अगर कहीं पे प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ जाए तो आप वो भी कर सकते हो, और अगर कहीं पे कम करना पड़ जाए तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर आपको 100 से 150 यूनिट बनाने पड़ गए तो वो भी हो सकता हो, और अगर 150 से 100 करने पड़ गए अकॉर्डिंग टू द डिजायर, अकॉर्डिंग टू द डिमांड, तो वो भी कर सकते हो। ऐसी चीज को फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कहा जाता है, इसको एफएमएस एब्रीवेट किया जाता है। तो वो कहते हैं प्रोडक्शन मेथड दैट इज डिजाइन टू इजीली अडॉप्ट द टू चेंज। चेंज क्या है? अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द डिमांड। और इसमें मैन्युफैक्चरर जो है वो प्रोडक्शन को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। जैसे आजकल कोविड-19 की वजह से आपको पता है कि जैसे आजकल हर चीज की डिमांड कम हुई हुई है, लोगों की परचेजिंग पावर कम हुई हुई है, लोगों के पास पैसा कम है, तो ऑटोमेटिकली वो खर्च ही कुछ नहीं करेंगे। जब पैसा कम है, डिमांड कम है, तो उसके लिए आपकी डिमांड के लिए सप्लाई भी आपको क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। और जब आप इसके बरक्स देखो तो ऑटोमेटिकली आपको जो कल को रूटीन वाइज अगर वो 100 की बजाय 150 यूनिट की डिमांड होती है तो वो बढ़ा भी सकते हो। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि सेकंड इसका कॉन्सेप्ट एक और है जिसको मास कस्टमाइजेशन कहते हैं। तो वो कहते हैं ये मार्केट एंड मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक व्हिच कंबाइन द फ्लेक्सिबिलिटी एंड पर्सनलाइजेशन of custom made products with a low unit cost associated with mass production। याद रखिएगा, आपकी जो पर्सनल नीड, पर्सनल डिजायर, पर्सनल टेस्ट, पर्सनल फैशन, जो आपको चीज पसंद होगी वही बिकेगी, और उसके मुताबिक अपनी चीज को डालना, ये मास कस्टमाइजेशन होता है। तो वो कहता है कि आपका बाटा का अगर है, लेट्स सपोज, मैं इसके ऊपर फिर दोबारा मैकडोनल्ड और केएफसी की एग्जांपल दूंगा। उन्होंने पूरी दुनिया में अपने आप को कस्टमाइज्ड किया है विद रेफरेंस ऑफ क्या कहते हैं, आपके रिलीजियस, आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग के हिसाब से। आपको जो चीज पसंद होगी, आप हलाल प्रोडक्ट अगर खाना चाहते हो तो आपको हलाल ही मिलेगी विद इन द इस्लामिक कंट्रीज। आप जिस वक्त जाएंगे इंडियन में तो आपको जो है वो वेजिटेरियन होना पड़ेगा, दालों वगैरह पे जाना पड़ेगा, तो वो भी चीज देखनी पड़ेगी। तो ऐसी चीज को मास कस्टमाइजेशन कहा जाता है। देन वो जो बात करें वो कहते हैं ऑप्टिमाइजिंग वर्क फ्लो, प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड द प्रोसेस इनोवेशन। अच्छा, प्रोसेस इनोवेशन और प्रोसेस री इंजीनियरिंग को पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। अगर तो कोई नई चीज मार्केट में या नई टेक्नोलॉजी लेकर आऊं तो इसको प्रोसेस इनोवेशन कहा जाता है। जैसे एक बंदा पहले हाथ से बनने वाली जो उनकी खड्डियां होती हैं उनके ऊपर कपड़ा बना रहा था, उससे पावर लूम्स पे चला गया, तो ये प्रोसेस इनोवेशन है, बिकॉज उसने एक नई टेक्निक को लेकर आया। और अगर पहले से मौजूद कोई चीज को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करूं तो उसको प्रोसेस री इंजीनियरिंग कहा जाता है। इसकी नीचे वो कहता है कि जैसे बिफोर क्रॉस डॉकिंग रिफ्रेट टैग्स है, ये एक उसने वॉलमार्ट है एक कंपनी, उस चेन स्टोर है, उन्होंने डिफरेंट किस्म की टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए अपनी जो प्रोसेस है उसको मोर एफिशिएंटली किया। और आफ्टर क्रॉसिंग डॉकिंग जोन है और उसके बाद आरफिट्स टैग्स है, ये उसने ये बताया हुआ है कि जितने ज्यादा आपकी तमाम की तमाम चीजों को वो मॉडिफाइड करता गया, उसकी प्रोसेस को, उसकी टेक्नोलॉजी को बेटर से बेस्ट करता गया, उसकी कॉस्ट उतनी ही मिनिमम होती गई। शुरू में उसके जो वो 6 डिपार्टमेंट थे, जिस वक्त उसने मजीद उसको मॉडिफाइड किया तो वो 5 के ऊपर आ गए, और अगर मजीद उसने अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर आया तो वो और कम से कम आ गई। इसकी बेस्ट एग्जांपल देता जाऊं, आपका आईफोन है, सैमसंग है, वो अगले से अगला वर्जन जो सा भी निकाल रहा है, चाहे वो i9 हो, i10 हो, सैमसंग का S4, S5, S6 हो, जो भी हो, वो तमाम के तमाम पिछले वाले से बेटर होते हैं, और उसमें मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम फैसिलिटेट करने की कोशिश की जाती है। यही चीज उनसी है, वो ऑप्टिमाइजिंग वर्क फ्लो होता है कि इतना कुछ ज्यादा अपने वर्क को, अपने प्रोसेस को इजी कर दिया जाए फ्लो वाइज कि वो ज्यादा से ज्यादा आपको प्रोडक्टिविटी दे। जब आप इस चीज के बारे में बात कर लेते हो तो एक चीज और आ जाती है जिसको एसेट्स यूटिलाइजेशन कहा जाता है। सबसे पहली बात बता दूं, एसेट्स होते क्या है? वो तमाम वैल्यूएबल्स जो लीगल हैं और कारोबार के अंदर उसको पॉसिबल करते हैं, उसको हम एसेट्स कहते हैं। जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, आगे इसके डिफरेंट टाइप्स है। ठीक है, लीगल होना शर्त है, और दूसरा कारोबार के लिए वैल्यूएबल होना जरूरी है। और तीसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन में आती है, जिसको मोर देन 1 ईयर बेनिफिट होना चाहिए उसमें, उस चीज को एसेट्स कहा जाता है। और जब आप उनको यूज करके अपने लिए बेनिफिट लेते हो उसको यूटिलाइजेशन कहा जाता है। यूटिलाइजेशन का मतलब होता है उनको इस्तेमाल करके अपने लिए फायदा इस्तेमाल उठाना। तो वो कहते हैं एसेट यूटिलाइजेशन मींस द एक्सटेंट टू व्हिच एसेट वर्किंग जर्नल जनरेटिंग इनकम फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की इनकम
जितनी ज्यादा, जैसे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आपने लोडिंग अनलोडिंग के लिए एक मशीन खरीदी जिससे आप डिफरेंट चीजों को लाद कर उसमें ट्रक में रखते हो और उसके बाद उसको उतारते भी हो, तो ऑटोमेटिकली अगर ये लेबर वर्क होती तो वो 3 से 4 लोगों को रखना पड़ता, कॉस्ट ज्यादा होती। और अगर एक ही मशीन के साथ वो 4 बंदों का काम एक ही बंदा कर रहा है तो ऑटोमेटिकली ये एसेट्स यूटिलाइजेशन है। एक और एग्जांपल दे दूं, आपने जो सा है वो क्या कहता है तमाम का तमाम रजिस्टर खत्म करके एक कंप्यूटर रख दिया, पहले वो काम 6 बंदे कर रहे थे, अब वो एक ही काम बंदा सॉफ्टवेयर पर बैठ के जो सा वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा है, तो उसको एसेट यूटिलाइजेशन कहा जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, जब एक दफा आप पैसा लगा देते हो तो आपका वो एसेट्स आने वाले कई सालों तक रहता है। मिसाल के तौर पर आपने लैंड ली है तो वो पूरे साल पूरी जिंदगी के लिए है, बिल्डिंग बना दी तो पूरी जिंदगी के लिए है, मशीनरी है तो वो 20 25 30 साल के लिए है। तो ऑटोमेटिकली ये रियल टाइम प्राइसिंग होती है जिसमें आपकी कोशिश होती है एफिशिएंटली यूज करने की और अपनी चीज को ऑप्टिमाइज करने की। जब आप इन दोनों चीजों के जरिए करते हो तो आपको अपनी परफॉर्मेंस क्विकली इंक्रीज होते हुए नजर आएगी। एक बंदा हाथ से लेजर बना रहा है, जर्नल बना रहा है, उसका कुछ और काम होगा जिस वक्त वो जाएगा थ्रू कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर, तो ऑटोमेटिकली उसकी एसेट्स यूटिलाइजेशन होगी और प्रोडक्टिविटी उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ जाता है क्वालिटी मैनेजमेंट। याद रखिएगा कारोबार में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन करना होता है। और मेरे ख्याल से मैंने पहले भी बताया था, एक सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड कस्टमर के अंदर सिर्फ एक चीज का फर्क होता है और वही होता है अपनी क्वालिटी को किस तरह से मैनेज करना है। इस चीज को क्वालिटी मैनेजमेंट कहा जाता है। तो कहता है जी क्वालिटी मैनेजमेंट इन द एक्ट ऑफ ओवरसीइंग ऑल एक्टिविटीज एंड टास्क दैट मस्ट बी accomplished to maintain the desirable level of excellence। एक्सीलेंस कहते हैं अपनी चीज को बेहतर से बेहतर करना, ठीक है, उसी कॉस्ट के अंदर रहते हुए अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना और अपनी क्वालिटी को बेस्ट करना। याद रखिएगा कस्टमर एक ही चीज में दोबारा आएगा आपके ऊपर, या तो आपकी प्राइस के ऊपर आएगा। मैंने पहले भी बोला था दो तरह के कस्टमर होते हैं, एक होते हैं प्राइस कॉन्शियस और एक होते हैं क्वालिटी कॉन्शियस। एक वो बंदा होता है जो सिर्फ प्राइस को देखता है, वो ये नहीं देखता कि भाई वो प्राइस पे करने के बाद उसको जो चीज मिलेगी वो कितनी देर तक जाती है। एक होता है क्वालिटी कॉन्शियस। क्वालिटी कॉन्शियस वो होता है जिस बंदे ने अपने कारोबार के अंदर जब भी कोई काम करना होता है वो ये देखता है कि भाई मुझे इसके बदले क्वालिटी क्या मिलेगी। अब यहाँ पे मुझे बात कर रहे हैं वो कहते हैं क्वालिटी की क्या है, इंक्लूड द डिटर्मिनेंट ऑफ क्वालिटी पॉलिसी क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द क्वालिटी प्लानिंग एंड इंश्योरेंस द क्वालिटी कंट्रोल एंड द क्वालिटी इंप्रूवमेंट। इसमें याद रखिएगा क्वालिटी को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि आपने जो चीज सोची है क्या वो वैसी हो रही है या नहीं हो रही है, कंट्रोल है। और पिछले से बेस्ट होना, पिछली दफा से बेहतर होना, इस चीज को हम क्वालिटी इंप्रूवमेंट कहते हैं। और इसके लिए उन्होंने बताया भी हुआ है कि आपकी डिफरेंट चीजें आ जाती हैं जिसके अंदर वो कहता है कि सबसे पहले इंक्रीज प्रोडक्टिविटी होती है, लो रिवर्क एंड स्क्रैप कॉस्ट होती है, आपका जाया माल कम हो, आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो, आप चीज को बनाने के बाद उसकी वारंटी भी देते हो, ठीक है। जैसे मोबाइल आप हमेशा वो वाला लेना पसंद करोगे जिसके पीछे साल की वारंटी होती है, बगैर वारंटी वाला नहीं होता, और उससे आपकी जो रेपुटेशन है वो भी बेटर हो, ठीक है, लोगों में आपका गुडविल हो, बैडविल ना हो। इस चीज को हम जो है वो सारी की सारी ग्रेटर सेल्स वॉल्यूम होता है जिसकी वजह से आपकी स्केल ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि खर्चा कम से कम, प्रोडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा, और यही चीज उनसी है वो क्वालिटी मैनेजमेंट का मकसद होता है। याद रखिएगा क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर कुछ स्टेप्स भी आते हैं, जिन स्टेप्स को पूरा कर लो तो वो क्वालिटी मैनेजमेंट स्टेप्स पूरी हो जाती है। तो वो कहते हैं डिटरमिन आइडेंटिफाई नंबर ऑफ स्टेप्स इन द शुड बी पार्ट ऑफ एनी क्वालिटी इंप्रूविंग प्रोग्राम। सबसे पहले क्या है, कंपनी शुड हैव अ क्लियर बिजनेस मॉडल। उनको ये पता होना चाहिए कि हम ना करना क्या है। कारोबार के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, मुझे ये पता होना कि मैंने करना क्या है और करना कैसे है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही चीज होती है, दोनों को लिंक आउट करना होता है बस। तो सबसे पहले क्या होता है, कंपनी को ये पता होना चाहिए, तो अ कंपनी शुड हैव अ क्लियर बिजनेस मॉडल। उनको अपने बिजनेस के मॉडल के बारे में पता होना चाहिए कि हमारी थिंकिंग क्या है, हमारा विजन क्या है, हमारा मिशन क्या है। जब वो हो जाए तो मैनेजमेंट शुड एम्बेरस टू फ्लॉसिफाई दैट मिस्टेक्स। उसके अंदर अगर किसी किस्म की पॉलिसी बनाते हुए, प्लानिंग करते हुए कोई डिफेक्ट्स हैं, कोई एरर्स हैं, उन एरर्स को दूर किया जाए, उनकी क्वालिटी जो पुअर है उनको दूर किया जाए। थर्ड क्या है, क्वालिटी ऑफ सुपरवाइज विजन शुड बी इम्प्रूव बाय अलाउइंग मोर टाइम द सुपरविजन। याद रखिएगा वो क्वालिटी चेक ये नहीं होता कि एक दफा आपने चेक कर लिया और पूरी जिंदगी आप उसको के बैठे, ये बस एक दफा स्टैंडर्ड बन गया ये चलता रहा। आप उसको रिपीटेडली दोबारा दोबारा बार बार चेक करो ताकि उसमें ये पता चले कि कोई गलती तो नहीं है, और उसको साथ साथ मेंटेन भी करो। फोर्थ नंबर पे मैनेजिंग शुड क्रिएट एन एनवायरनमेंट in which employees will not fear
रिपोर्टिंग प्रॉब्लम। और अगर किसी बंदे को कोई मसला हो जाता है तो आप उसको पहले ये कहो कि भाई अगर तूने मसला क्रिएट किया तो कल को तुझे ही मैं जॉब से निकाल दूंगा, उनको भी आज तक मसला लेकर नहीं आने लगा। आप ऐसा सिस्टम डेवलप करें कि हर बंदा अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर सके। उसके बाद वर्क स्टैंडर्ड नॉट only should be defined as a number or quotas, but should also include some notation of quality or promote। ये नहीं कहना कि 100 यूनिट बनाने हैं, आपने कहना है यार अच्छे वाले 100 यूनिट बनाने हैं, ठीक है? तब बंदे को पता होगा। अगर उसको कहा जाएगा यार पूरे दिन में तुम्हें 30 चीजें बनाकर मुझे देनी है, मैंने हर सूरत में रात को 30 चीजें चेक करनी है, आपने रात को उसको ये भी कहना है कि भाई मैंने तुमसे 30 चीजें लेनी है और उसमें क्वालिटी का इंसान को देखना पड़ेगा। इस चीज को आप पार्ट बनाओगे। और छठे नंबर पे मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग एम्प्लॉयज। अगर कोई कल को नई टेक्नोलॉजी आती है तो उस नई टेक्नोलॉजी के आने के ऊपर उनको नई टेक्नोलॉजी के साथ हाउ नाउ बी दिलाई जाए। और आखिर पे अचीविंग बेटर क्वालिटी रिक्वायर द कमिटमेंट टू एवरीवन इन द कंपनी। और याद रखिएगा ये टीम प्रोसीजर है, टीम प्रोसेस है, कभी भी एक बंदा सारी की सारी क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर सकता। अभी तक सेशन 1 के लिए इस चैप्टर में हाफ चैप्टर की बात हो गई है और यहाँ तक हमारी ये भी पहली वीडियो खत्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अभी मैं इसके बाद रिकॉर्ड करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह। अगर किसी किस्म का इस वीडियो में कोई मसला हो तो पूछ सकते हैं आप।